नमस्कार। दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आप लोग कभी किसी क्लिनिक में या फिर किसी मेडिकल स्टोर पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे किसी हल्का फुल्का सीवियर इन्फेक्शन हो या हल्का सीवियर केस हो या सीवियर बहुत ही सीवियर केस हो तो भी वो क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन देने का कोशिश करते हैं या इंजेक्शन दे ही देते हैं। कभी आपने सोचा है कि वो इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी दवा होती है, क्या काम में आता है, क्या यूज़ है उसका? तो उसका नाम है आपको सेफ्ट्राक्सोन। सेफ्ट्राक्सोन सिफेलोस्पोरिन का 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है, यानी ये सिफेलोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अलग अलग इन्फेक्शन में काम आता है। इसको सीवियर इन्फेक्शन में ही जनरली यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको ओरल फॉर्म के डोजेज जो हैं, जो टैबलेट कैप्सूल हो गए, वो काम नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और वो सबसे पहले इसलिए देना चाहते हैं ताकि वो एक सेफ साइड ले ले, ताकि जो भी इन्फेक्शन हो वो थोड़ा सा दब जाए और फिर बाकी नॉर्मल जो टैबलेट कैप्सूल है वो काम कर सके। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप तब तक इंजेक्शन का उपयोग ना करिए जब तक आपको टैबलेट कैप्सूल से काम हो जा रहा है। अगर टैबलेट कैप्सूल फेल है तब इंजेक्शन इमरजेंसी केस में जरूर लीजिए, लेकिन ऐसे कोशिश करिए इंजेक्शन नहीं लेने का। सेफ्ट्राक्सोन के अगर काम करने की बात करें तो ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है। बैक्टीरिया में एक प्रोटीन होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, खास करके ये क्या करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 3 पे जाके बाइंड करता है। जब उसके ऊपर बाइंड करता है तो एक प्रोसेस हो रहा होता है ट्रांसपेप्टाइडिलेशन। ट्रांसपेप्टाइडिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से सेल वॉल का सिंथेसिस होता है, तो ये इसके फाइनल स्टेप को जाके रोक देता है। तो जब उसके फाइनल स्टेप को ये रोक देता है तो उसकी वजह से सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल नया बनता नहीं है, पुराना रिपेयर भी नहीं होता है, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया जो है वो इनस्टेबल हो जाता है, ऑस्मोटिक इनस्टेबिलिटी आ जाती है उसमें और वो मर जाता है, उसका सेल वॉल खत्म हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक को अगर देखा जाए तो ओरल फॉर्म में ये नहीं आया है, ये टैबलेट कैप्सूल सिरप में अवेलेबल नहीं है। इसको या तो आप इंजेक्शन के तौर पे दे सकते हैं या फिर आप इन्फ्यूज़न करके, यानी कि पानी जो चढ़ाते हैं उसके साथ डाल के इसको दिया जा सकता है। जब इसको दिया जाता है तो बॉडी में एकदम तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है, पूरे बॉडी में फैलता है। इसकी बायोलिटी 100% की होती है। उसके अलावा इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 7 घंटे के करीब का होता है। उसके बाद इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है और बाइल और यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूजेज इसका अलग अलग है, बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। सीवियर केसेस में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, नॉर्मली इसका यूज़ नहीं किया जाता है। जिसमें सबसे पहला यूज़ है आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो छाती रोग होता है उसमें ये काम आता है। जैसे निमोनिया और ब्रोंचाइटिस, यानी कि आपका जो छाती में निमोनिया हो गया, पानी भर गया है, या फिर ब्रोंचाइटिस हो गया है, पूरे छाती में इन्फेक्शन फैल गया, वहाँ पर ये काम आ रहा है। उसके अलावा एक और कंडीशन है एम्पीमा। एम्पीमा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें खास करके छाती में ही ज़्यादा होता है, लेकिन होता है पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो बॉडी की कैविटीज़ होती है ये उसमें इन्फेक्शन करवाता है, करवाने के बाद पस बनना शुरू हो जाता है उस कैविटीज़ में, अंदर में, बॉडी के अंदर कैविटीज में पस बनने लगता है। तो उस कंडीशन को ये ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये छाती में यानी कि आपका चेस्ट में ज़्यादा होने का चांसेस इसका होता है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन इसका यूज़ होता है वो है स्किन डिजीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी को इन्फेक्शन किसी घाव में हो गया है, सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो गया है, या बहुत ज़्यादा सेलुलाइटिस हो गया है, यानी कि पूरे चेहरे पे इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में इसका यूज़ करते हैं। पूरे बदन में स्किन इन्फेक्शन हो गया, लाल लाल निकल गया है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होता है। उसके अलावा इसका यूज़ यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं, यानी कि वैसे यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियरिटी आ गई है, अब नॉर्मल टैबलेट कैप्सूल से काम नहीं चलेगा, उस केस में इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपको किडनी इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस किडनी इन्फेक्शन में यूज़ हुआ, या सिस्टाइटिस ब्लैडर इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है। उसके अलावा प्रोस्टाइटिस, यानी जो जिन लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी होती है और उसके वजह से किसी तरह का इन्फेक्शन प्रोस्टेट में होता है या पूरे यूरिन में इन्फेक्शन था प्रोस्टेट में फैल गया, तो उस केस में इसका यूज़ करते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में। उसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जिसमें आपको पेरिटोटाइटिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपके पेट का जो वॉल है, अंदर का जो वॉल है, जो लाइनिंग्स है अंदर ऑर्गन्स में जो वॉल कवर किया हुआ है, उस वॉल में इन्फेक्शन फैल जाता है, उस केस को पेरिटोटाइटिस कहते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। उसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर के वॉल में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ हम लोग करते हैं ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इसका यूज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में करते हैं, जहाँ पर गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। देन इसका यूज़ आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन में, खासकर मेलेंजाइटिस के इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे इसका ट्रीट करते हैं, यूज़ करते हैं ठीक करने के लिए। उसके अलावा जो अलग अलग आपको स्पाइनल कॉर्ड के या फिर नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन होते हैं उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो आपके हो गए ऑफिशियल यूजेस, लेकिन अनऑफिशियल यूज़ भी कुछ है। और कुछ ऐसे यूज़ हैं जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा WBC की कमी है और उसका ऑपरेशन मजबूरी में करना पड़ा,
उस केस में क्या होता है कि इसको पहले ही दे दिया जाता है ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन उसको ना फैल सके, क्योंकि उसका बॉडी लड़ने के लायक नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एंडोकार्टाइटिस यानी हार्ट के लाइनिंग में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। और इसके अलावा सेप्टिक कंडीशन में इसका यूज़ होता है, जब बॉडी में पूरा सेप्टिक फैल जाता है, पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उस केस में इसका यूज़ करते हैं। इसका एक और यूज़ ऑफिशियली है, वो है बोन इन्फेक्शन में। बोन इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है जहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि जो बोन के जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उस केस में करते हैं यूज़ इसका ट्रीट करने के लिए। या फिर सेप्टिक अर्थराइटिस यानी सेप्टिक कंडीशन की वजह से किसी के अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया होगा, जो इन्फेक्शन उनके पूरे ब्लड में थे वो जाके जॉइंट को अफेक्ट करने लगे हैं, उस कंडीशन को सेप्टिक अर्थराइटिस कहते हैं। वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। इसका जो डोज है वो दो तरीके से है, एक नॉर्मल डोज है और एक अगर किसी को नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन है तो उसका एक अलग डोज है। जो नॉर्मल डोज आपको आता है वो 1 से 2 ग्राम इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है बॉडी में दिन में एक बार। और अगर किसी को मेलेंजाइटिस या इस तरह की कोई और बीमारी हो गई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में 2 से 4 ग्राम इसको देते हैं दिन में एक बार। इसके साइड इफेक्ट बहुत रेयर होते हैं, दिखते नहीं हैं, जैसे आपको डायरिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, रैसेस, स्टमक पेन हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर इंजेक्शन दिया गया वहाँ पर पेन हो सकता है, लेकिन जनरली साइड इफेक्ट दिखते नहीं हैं। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया एक साइड इफेक्ट दिखता है बहुत लोगों में, लेकिन अगर किसी और तरह का साइड इफेक्ट इसमें दिखाई दे तो बहुत ज़्यादा एडवर्स हो जाता है, उसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन जनरली दिखता नहीं है, सेफ़ है। अगर इसके हम लोग ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके साथ इसको नहीं लेना चाहिए। जैसे सबसे पहला आपको कैल्शियम के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम के साथ अगर आप इसको लोगे तो ये प्रेसिपिटेट बना देगा और इसका काम करने का क्षमता खत्म हो जाएगा और थोड़ा टॉक्सिक इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। प्रोबेनासिड के साथ अगर आप लोगे इसे, तो प्रोबेनासिड क्या करता है, इसकी खुद की एक्टिविटी को यानी सेफ्ट्रैक्सोन की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल थेरेपेटिक एफिकेसी की जगह पे वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। उसके अलावा अगर आप दूसरे एंटीबायोटिक जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड जैसे लोगे या कोई और एंटीबायोटिक लोगे तो हो सकता है ये किडनी जिसके साथ कॉम्पिटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बाकी सब एंटीबायोटिक कॉम्पिटेबल नहीं है, कुछ जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड वाला एंटीबायोटिक हो गया उनके साथ ये कॉम्पिटेबल नहीं है, तो उस केस में किडनी का डैमेज करने का खतरा बन जाता है। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव साथ कोई इसको लेता है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेल कर जाता है, अपना काम नहीं कर पाता है क्योंकि ये उसको दबा देता है। और अगर कोई एंटीकोगुलेंट साथ लेता है तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के केस में ये सेफ रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग में हल्का फुल्का ये दूध से एक्सक्रीट होकर बाहर आता है, लेकिन उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को इससे एडवर्स इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है, वहाँ पे भी ये सेफ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।